एक पार्टी है जो हमेशा लगातार अपने बयानों की वजह से विवादों में रहती है। वो चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, वो लगातार उस पे हमलावर रहते हैं और वो जहाँ कहीं भी जाती है उसे वहाँ की वो कांग्रेस बीजेपी की बी टीम कहती है और बीजेपी जो है कांग्रेस की बी टीम कहती है। उसके एक नेता हैं जो हमारे साथ अभी बात करने के लिए बैठे हुए। अंसार जी, आपका स्वागत हमारे चैनल तहलका यूपी लाइव में। तो दिल्ली चुनाव को लेकर के आपकी क्या रणनीति है? दिल्ली चुनाव देखिए, हम जीत रहे हैं क्योंकि हम इसीलिए 2 सीटों पर चुनाव लड़े थे, ओखला और मुस्तफाबाद, ताकि तमाम जो विपक्ष की पार्टियां हम पर एक इल्जाम लगाती थी कि हम भाजपा की मदद करने आए। 70 सीटों पर सिर्फ और सिर्फ जो है वो 2 सीटों पर लड़ रहे हैं। बाकी 68 सीटों के लिए खुला मैदान है, आप जीत लीजिए। और हम 2 सीटें जीत रहे हैं। की जो 2 सीटें, इसमें एक पे कहा जा रहा है कि ताहिर हुसैन जो कि दिल्ली बम हमले के आरोपी बताए जा रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अपराधी होना और है, आरोपी होना और है। अभी आरोप लगे हैं, अभी चार्जशीट तक दाखिल नहीं की गई है। चाहे वो शफाउर रहमान ओखला से हो, जो सीए एनआरसी एनपीआर के प्रोटेस्ट में संवैधानिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे और उनको जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया गया। वहीं ताहिर हुसैन पर भी आरोप लगा हुआ था। तो आरोप से आप अपराधी नहीं तय कर सकते हैं, और देश का संविधान, देश का कॉन्स्टिट्यूशन हमको इजाजत देता है, हम चुनाव लड़ रहे हैं। जो सत्ता पक्ष या विपक्ष आप पर इस मुद्दे को लेकर के लगातार हमलावर है, आप इस पे उनको क्या जवाब देना सत्ता और विपक्ष हमसे सवाल ना करे। उनके 100 साल, लगभग 543 सांसदों में, अभी सत्ता पक्ष की मैं आपकी बात बताऊं, सत्ता पक्ष के लगभग 100 सांसद जो हैं वो गंभीर धाराओं पे लिप्त हैं और उन पर मुकदमा दर्ज है, और देश विरोधी मुकदमा। और यकीन ना हो तो आप साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, जो मालेगांव बम विस्फोटक के अपराधी हैं, यूएपीए लगा, एनएसए लगा, रासुका लगा, आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? वो तो अपराधी हैं, यहां पर तो आरोपी हैं। तो ये सवाल हमसे ना किया जाए, ये सवाल आप अपने गिरबान में झांक करके देखिए, और देश का कॉन्स्टिट्यूशन, देश का संविधान हमको इजाजत देता है, हम चुनाव लड़ रहे हैं। बात करें दिल्ली चुनाव में, आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार बनने वाली है दिल्ली? देखिए, हमारा शुरू से एजेंडा रहा है कि हम भाजपा को हराएंगे, लेकिन वो क्या कीजिएगा कि उन लोगों ने हमेशा हमें भाजपा की बी टीम कहा, जबकि आप पत्रकार महोदय, आप बहुत अच्छी तरीके जानते हैं, आपको, आपका चैनल लाखों लोग देखते हैं, आप दिल्ली के चुनाव का भी आपने सर्वे किया। हमने सिर्फ 68 सीटों पर लड़ा। हमने इसीलिए लड़ा ताकि आप भाजपा को हरा लो। अब भाजपा को हराने के लिए हो सकता है कि केजू भैया की सरकार बन जाए, हमारा समर्थन होगा तो जरूर हम केजू भैया को देंगे, लेकिन हम भाजपा के साथ नहीं हैं। मतलब आप आम आदमी पार्टी का समर्थन कर सकते हैं पर बीजेपी का? बीजेपी हमने आपको अपनी आइडियोलॉजी किनारे रख करके आम आदमी पार्टी आइडियोलॉजी को किनारे नहीं, आइडियोलॉजी को हम किनारे नहीं रखते हैं, लेकिन जब मुल्क में जो पार्टियां, अगर आम आदमी पार्टी आपकी इतनी तैसी थी, अगर आप समर्थन ही देना चाहते तो आप साथ में क्यों चुनाव नहीं लड़े? देखिए, आम आदमी पार्टी मुसलमानों को दरकिनार करना चाहती है। आप देख लीजिए, अरविंद केजरीवाल जब से चुनाव प्रचार का आगाज हुआ, 200 रैली की। अभी आपने कहा कि आम आदमी पार्टी अल्पसंख्यकों को किनारे करना चाहती है। बिल्कुल, सुनिए, अब सुनिए, थोड़ी देर पहले आपने कहा कि हम अगर समर्थन देना होगा तो आम आदमी पार्टी को समर्थन देंगे। सुनिए, हम भाजपा को, कॉन्ट्राडिक्टरी बातें कैसे हो सकती है? देखिए, सुनिए, हम पर एक आरोप लगाया जाता है कि हम भाजपा को मदद करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे पहले हम 2 सीटों पर लड़ रहे हैं, और फिर हम ये भी कह रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो हम 2 सीटें अब भाजपा के खिलाफ, यानी आम आदमी पार्टी या कांग्रेस की सरकार बनती है तो हम उनका समर्थन कर देंगे, क्योंकि हम भाजपा को हराना तुम्हारा भी मकसद है और हमारा भी मकसद है। और दूसरी कमाल की बात मैं आपको बताऊं, अरविंद केजरीवाल जब से चुनाव प्रचार आगाज हुआ है, 200 रैली किया है। 200 रैलियों में जैसे भाजपा करती है वैसा ही किया। भाजपा भी मुस्लिम बहुल क्षेत्र पर नहीं जाती है, मुसलमानों का वोट उसे नहीं चाहिए, मुसलमानों की बात नहीं करती है। यही केजू भैया कर रहे हैं, छोटे रिचार्ड साहब यही कर रहे हैं। 200 रैली में बाबरपुर, सीलमपुर, मुस्तफाबाद, ओखला, ऐसे तमाम जो सीटें हैं मुस्लिम बहुल सीटें, वहां पर अरविंद केजरीवाल नहीं गए। अपनी पार्टी के कैंडिडेट जो 3-3 बार विधायक बनकर के आए, उनका प्रचार करने नहीं गए, उनको मतलब ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग हैं बेचारे, चल पड़ते हैं। ओवैसी साहब मुस्लिमों की नुमाइंदगी करते हैं और ये इस तरीके से ये झंडा फहराते फिरते हैं कि मैं मुस्लिमों का सबसे बड़ा नेता हूँ। हाँ। तो और उनपे लगातार जिस तरीके से अन्य पार्टियां आरोप लगाती है कि ये बीजेपी की बी टीम है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, और इसके पीछे का आपको क्या कारण समझ में आता है? देखिए, आप खुद पत्रकार महोदय, आप दिल्ली चुनाव आपने कवर किया, दिल्ली चुनाव को देख रहे हैं।
किस किस लॉजिक से आप हमको भाजपा की बी टीम कह रहे हैं, किस लॉजिक से कह रहे हैं? दिल्ली के अंदर लगभग 15 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम निर्णायक है, मुस्लिम मतदाता। हम जो है 15 सीटों पर चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं। आप कहते हैं कि हम भाजपा की मदद करने आ रहे हैं, लो भाई आपके लिए खुला मैदान है। हम सिर्फ 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, 68 सीटों पर आप जीत लीजिए। आपने 67 सीटें जीत करके सरकार बनाई, आपने 62 सीट जीत करके सरकार बनाई, अब की 68 जीत लीजिए ना। अच्छा, आपको नहीं लगता कि ये जिस तरीके से ये एक नैरेटिव सेट करती है, वो चाहे कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी हो, कि आप कांग्रेस कहती है कि आप बीजेपी की बी टीम है और बीजेपी कहती है आप कांग्रेस की बी टीम है, इससे नहीं लगता कि आपके जो मतदाता हैं उनमें किसी तरीके का भय पैदा होगा या फिर वो आपसे छिटक ना जाए, आपको वोट ना करें? ये भी तो एक चीज है। भय तो अरविंद केजरीवाल, भय तो कांग्रेस पार्टी और तेजस्वी यादव जो बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे, क्योंकि इसी साल चुनाव होने हैं, भय तो उनके अंदर पे हुआ है मुस्लिम मतदाताओं को लेकर के। जो तेजस्वी यादव, मरहूम शहाबुद्दीन जिसने आरजेडी के फाउंडर रहे हैं, जब उनको जेल में डाला गया, जब उनके साथ नजर नहीं आए, नीतीश के साथ नजर आए थे। जब उनको जेल की सलाखों के पीछे प्रताड़ित किया जा रहा था तब नहीं बोल रहे थे। जब उनकी पत्नी जो है अहलिया लोकसभा चुनाव लड़ती तो उनके खिलाफ कैंडिडेट उतारते हैं। लेकिन मुसलमानों का देखिए, ओखला और मुस्तफाबाद से जो है, असल में ये ओखला और मुस्तफाबाद का 2 सीटों का चुनाव नहीं था, पूरे देश के मुसलमानों के राजनीतिक फैसले का चुनाव था। इन 2 सीटों ने तमाम सेकुलर पार्टियों को जगा दिया है। मुस्लिम मतदाता खसक रहा है। तेजस्वी यादव अपने घर से उठ करके शहाबुद्दीन के घर पहुंच गए। आप ओवैसी जी लगातार संविधान की बात करते हैं और मौलिक अधिकार की बात करते हैं, और जिस तरीके से वो केवल मुस्लिमों की बात करते हैं, ये इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में वो जिस तरीके से हमेशा केवल मुस्लिम की बात करते हैं, ये कहाँ तक आपको न्यायोचित लगता है, कितना उचित लगता है? अच्छा सुनिए, मुस्लिम की बात नहीं, पहले आप दलित बेटी का जब अभी आपको हाथरस में कांड हुआ था, हाथरस में जब रेप हुआ था उस बच्ची का, तो उस मुद्दे पर सबसे पहले सदन में खड़े होकर के हुकूमत को ललकारने का काम किया और इंसाफ की गुहार लगाई असदुद्दीन ओवैसी। क्या वो दलित लड़की मुसलमान थी? आज बेरोजगारी सिर्फ मुसलमानों के पास है क्या? आज महंगाई सिर्फ मुसलमानों के पास है क्या? आज सिर्फ मुसलमानों को साथ जा रहा है। आप देख लीजिए, आपने महाकुंभ में लगभग जो है 1400-1500 लोगों की मौत हो गई, और आज सदन में अगर आपने भाषण सुना हो, आज सदन में कहा जा रहा है पुलिस और प्रशासन और हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया है असदुद्दीन ओवैसी ने। ये क्या मुसलमानों की बात है? और फिर हाँ, प्रायोरिटी हमने मुसलमानों को सिर्फ इसलिए दी, दलितों को इसलिए दी क्योंकि दलित और मुसलमानों को कुचला गया, दबाया गया। वो दलितों का पैर धुलते हैं, तो आप कैसे उनको दलित विरोधी कैसे कह सकते हैं? देखिए, दलित की बिटिया को अगर इंसाफ ना दे पाए, दलित के बच्चों को अगर रोजगार ना दे पाए, अगर हिंदुओं को जो है हिंदूवादी संगठन है ना, हिंदुत्व की राजनीति करते हैं। आज मुसलमान तो बेचारा 20 करोड़ है, उसमें युवा मान लीजिए 5 करोड़ है, 5 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं है। लेकिन इस देश की आबादी 140 करोड़ से ज्यादा है, उनको रोजगार ना दे पाए, दलित बच्ची के आरोपी को, अपराधी को जेल में ना, अगर आप जब रोजगार बोल रहे हैं तो इसका मतलब मैं क्या सरकारी नौकरी समझू, या फिर रोजगार वो चाहे प्राइवेट सेक्टर का हो या फिर सरकारी सेक्टर? कुछ भी हो, आज प्रताड़ित किया जा रहा है। एमबीए एमटेक की डिग्रियां लेकर के एक जो है हिंदू, एक दलित बच्चा जो है वो घूम रहा है। ये कैसे हिंदुत्ववादी राजनीति है? कैसी राजनीति है? बिहार चुनाव को लेकर के आपकी क्या रणनीति? अरे बिहार में हमने पहले ही कहा था कि तेजस्वी यादव ने 4 विधायक तोड़ करके आरजेडी में शामिल किए, तो उस वक्त हमारा एक स्टेटमेंट था कि 4 तोड़े हो 24 लाएंगे। तो 4 तोड़े हो 24 लाएंगे, बहुत तगड़ी हम जो है वो तैयारी में है। 24 छोड़िए, 34 भी ला सकते हैं। तो इस बार बिहार चुनाव में आप कितने कैंडिडेट उतार रहे हैं? और ये तो वक्त बताएगा, अभी कहना ठीक नहीं होगा, अब बहुत जल्दी हो जाएगी। अभी इंतजार कीजिए, अभी चुनाव का आगाज होगा, चुनाव का बुगुल फंका जाएगा, तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी रैलियां करेंगी, हम भी अपनी जो है ताकत झोंकेंगे, उस वक्त हम ऐलान करेंगे। लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि 4 थोड़े थे तेजू भैया, हम 24 लेकर के आएंगे। तो कितने कैंडिडेट इस बार उतार रहे हैं बिहार चुनाव? 4 तोड़े हैं, 24 लेकर के आएंगे। 24 मतलब 24 नहीं, 24 लेकर के आएंगे। अब देखिए कितने उतारेंगे और भी ज्यादा, पर 24 जीत करके अभी तो बताना थोड़ा मुश्किल होगा मेरे लिए। अभी पार्टी का जो फैसला होगा कि 24 पे उतारते हैं कि 34 पे उतारते हैं, लेकिन नींद को हराम कर देंगे तेजू भैया की। वक्फ बोर्ड को लेकर के लगातार इस बीच आज भी ओवैसी जी का बयान आता है, और बीते दिन जब जेपीसी की लखनऊ में बैठक हुई थी, उसके बाद सरकार की तरफ से दावा किया गया था कि वक्फ बोर्ड की कुछ संपत्तियां हैं, 78% जो संपत्ति है
वो सरकारी है, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, सरकार वक्फ बोर्ड की संपत्ति सरकार की कैसे हो सकती है? मुझे वक्फ बोर्ड जो बोर्ड की संपत्ति है वो सरकार की कैसे हो सकती है? वो तो चाहे हिंदू बोर्ड हो या फिर हिंदू ट्रस्ट हो, आप एक मुस्लिम हैं, आप एक धार्मिक इंसान हैं। अब आपने चाहा कि मैं अपनी जमीन जो है वक्फ को दे दूं। वक्फ को इसलिए दी जाती है ताकि ना तो वो खरीदी जाए ना तो वो बेची जाए, और दूसरी बात वो नुजूल की जमीन है ना कि वक्फ की। नुजूल की जमीन जानते हैं? नुजूल की जमीन, नुजूल अंग्रेजों के जमाने में मुझे नुजूल, लगता है वक्फ और नुजूल दोनों में अंतर होता है। अंतर ये होता है कि जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे, जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे, तो अंग्रेजों ने उन वक्फ संपत्तियों को नुजूल में कर दिया था कि ये हमसे गद्दारी करा है। इसका मतलब हम देशभक्त थे, इसका मतलब जो है हमने देश से वफादारी की थी और अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे, अंग्रेजों से लड़े थे, अंग्रेजों से माफी नहीं मांगी थी। इस बात की दलील है और ये हमारी संपत्ति है। सारा पावर आप माफी बहुत हाईलाइट करके बोल रहे हैं इसके पीछे। भाई, आपकी पार्टी माफी नामों पर टिकी हुई है, आप जाकर के वो खत पढ़ लीजिए। आपके जो आपकी पार्टी मतलब देखिए, आप हर बात को खुले लफ्जों में कहना ठीक नहीं होता है, और इस वक्त चुनाव है, आचार संहिता भी है, तो बस इतना समझ लीजिए कि माफी वीर लोग जो है वो हमको ये बता रहे हैं कि तुम्हारी संपत्ति नहीं, ये हमारी संपत्ति है, जबकि वो नुजूल की संपत्ति है और डीड हमारे पास मौजूद है, कागज हमारे पास मौजूद है सारा। ये देखिए, वक्फ अमेंडमेंट बिल जो लाया गया जेपीसी जो है वो एक धोखा है, ये बिल नहीं है, ये सांप का बिल है। इस बात को समझिए, जेपीसी सिर्फ एक धोखा है। मैं जेपीसी की मीटिंग पर बैठा, मैंने जगदम्बा पाल को अपना स्टेटमेंट सुनाने की कोशिश की, मैंने गुहार लगाने की कोशिश की कि जगदम्बा पाल, जेपीसी साहब के आप चेयरमैन, जेपीसी मीटिंग के आप चेयरमैन है, हमारी बात सुनिए। वो काजू कतली खा रहे थे, वो जूस पी रहे थे, हमारी बात तक नहीं सुनी जा रही है। किस बात की जेपीसी, किस बात की आपने बना रखा, गठन कर रखा है टीम को? तो मिल्कीपुर चुनाव जिस तरीके से आपको क्या लगता है कि वहां पे कौन जीत रहा है? देखिए, कौन जीते या ना जीते, लोकसभा चुनाव में अयोध्या की जनता ने ये बता दिया, राम जी ने ये बता दिया कि राम के नाम पर राजनीति करोगे तो हम उखाड़ करके फेंक देंगे, हनुमान जी के नाम पर राजनीति करोगे, बजरंग बली और अली को कंपेयर करोगे तो हम तुमको उखाड़ कर फेंक देंगे। वही राम जी फैसला सुनाएंगे। राम जी की जो जनता है, अयोध्या की जनता है, वो फैसला सुनाएगी। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में उखाड़ करके फेंका था भाजपा को, वही विधानसभा का जो उपचुनाव है उखाड़ के जड़ से खत्म कर देगी। अयोध्या में भाजपा का नाम तक बाकी नहीं रहेगा, क्योंकि उसने राम जी को राजनीतिक में लेकर के आए, राजनीति अखाड़ा बना दिया है राम जी को। हमारे साथ मौजूद थे मोहम्मद अंसार जी, जिन्होंने बेबाकी के साथ दिल्ली चुनाव को लेकर के, साथ साथ वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर के और 2027 के चुनाव को लेकर के बेबाकी के साथ अपनी राय रखी। देश दुनिया की और ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। कैमरा पर्सन आशुतोष गुप्ता के साथ मैं विकेश द्विवेदी, तहलका यूपी लाइव।